हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दुल्ला। आज हम जीआईटी की डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जिसे पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। सो पेप्टिक अल्सर इज़ अ सोर ऑन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक और जीआईटी ट्रैक। देखिए, पेप्टिक अल्सर जो है ना, ये बहुत इजी है इसको अंडरस्टैंड करना। लेकिन इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हर चीज़ की एक सरफेस होती है, लाइनिंग होती है। जिस तरह इस बोर्ड की सरफेस है जहाँ पे हम लिखते हैं, हमारी स्किन की सरफेस है जो हम फील करते हैं, इसी तरह हमारा जो स्टमक है उनका ल्यूमन है। तो इनसाइड द ल्यूमन हमारे साथ लाइनिंग होती है कुछ इस तरह की, जैसे आप सरफेस भी कह लें कि आपको इजी अंडरस्टैंड हो। तो जब इस सरफेस पे, इस लाइनिंग में हमारे साथ अल्सर बन जाए, ज़ख़म बन जाए, सोर बन जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ठीक है। इस डेफिनेशन को और पेप्टिक अल्सर को समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द स्टमक को पता हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक डायग्राम ड्रा की हुई है जिसमें एसोफेगस है एंड स्टमक है। यहाँ पे हमारा जो स्टमक है वो 2.5 लीटर ऑफ एसिड जूस जो है ना वो पर डे रिलीज़ करती है, और इसकी इन्वायरमेंट एसिडिक होती है, इसलिए इसकी पीएच जो है ना 1 to 2 रहती है। ठीक है। इसके बाद हमारे साथ इसोफेजियल स्फिंक्टर है जो कि एक बैरियर है बिटवीन द एसिड ऑफ द स्टमक एंड एसोफेगस। हमारे साथ जो स्टमक में जो एसिड्स होते हैं तो उनको रोक के रखता है, और इसी तरह हमारे साथ पाइलोरिक स्फिंक्टर है जो कि एक बैरियर है बिटवीन द एसिड ऑफ द स्टमक एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी जो है ना, हमारे जो एसिड्स है, हमारे जो स्टमक के जूसेस है, इसको रोक के रखता है। अब क्या करते हैं, अब इनको समझने के लिए जो है ना, हम यहाँ से एक सेल उठा के, यहाँ से एक टिश्यू उठा के यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हुई है पहले से ही ताकि इस डायग्राम पे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इस टिश्यू में हमारे साथ मस्कुलरस मसल है, आप देख सकते हैं। फिर हमारे साथ सब म्यूकोजा है, फिर हमारे साथ म्यूकोजा है। ठीक है। और इन म्यूकोजा में हमारे साथ डिफरेंट सेल्स होते हैं, जैसा कि पेराइटल सेल, जी सेल एंड द एंडोक्रोमेटिन सेल। हमारे साथ इसमें और भी सेल होते हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। देखें, जब हमारे स्टमक में फूड आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ जो है ना, यहाँ पे नर्व की सप्लाई होती है। ठीक है। तो नर्व जो है ना वो सेंस कर लेता है, जब फूड स्टमक में फूड आ जाए तो नर्व सिस्टम सेंस कर लेता है, उसे डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे फूड आई हुई है। तो नर्व जो है ना पेराइटल सेल को बताता है कि आप जो है ना HCl रिलीज करें, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करें, ताकि डाइजेशन जो है ना वो प्रॉपर तरीके से हो। तो पेराइटल सेल हमारे साथ क्या करता है, HCl रिलीज करता है। लेकिन अगर हमारे साथ HCl अपने मिकदार से ज़्यादा हो तो फिर हमारे साथ क्या होगा कि ये HCl ही हमारा जो है ना वो काम ख़राब करेगा। वो इस तरह करेगा कि यहाँ पे ये HCl ज़्यादा रिलीज़ होगा, यहाँ पे एनवायरनमेंट जो है ना वो ज़्यादा एसिडिक होगी, और ये HCl ही हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है उनको डैमेज करके अल्सर बनाएगा। ठीक है। तो पेराइटल सेल जो है ना वो HCl रिलीज करता है। इसी तरह हमारे साथ आप देख सकते हैं जी सेल है जो कि गेस्टिन रिलीज करता है, और ये भी जो है ना HCl की पेराइटल सेल को एक्टिवेट करता है कि आप HCl रिलीज करें। और इसके अलावा हमारे साथ जो है ना एंटेरोक्रोमाफिन सेल है जो कि हिस्टामिन रिलीज करता है। इसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट है पेराइटल सेल पर। अब ये दो सेल जो है ना इनको स्टिमुलेट करता है। अब इस HCl को इनहिबिट कौन सा सेल करता है? देखिए, हमारे साथ डी सेल है जो कि सोमेटोस्टेटिन रिलीज करते हैं। ठीक है।
तो ये जो है ना ये जी सेल को भी इनहिबिट करता है। अगर ये जी सेल को इनहिबिट करे तो ये जो है ना ये इनको एक्टिवेट नहीं करेगा, तो ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जी सेल पर। और सोमास्टेटिन जो है ना वो पेराइटल सेल को भी इनहिबिट करता है कि आप HCl रिलीज ना करें, तो ये भी इनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है पेराइटल सेल पे। और इसी तरह सोमास्टेटिन जो है ना वो हमारे साथ जो है ना वो हिस्टामिन को भी इनहिबिट करता है। तो इनडायरेक्टली ये जो है ना ये जब इनहिबिट हो जाए तो ऑब्वियसली ये भी हमारे साथ इनहिबिट हो जाता है। तो ये तो एक टिश्यू हमने ली थी। अब हम नेक्स्ट डायग्राम में इस तरह करेंगे कि यहाँ से एक टिश्यू, यहाँ से एक सेल हम उठा के ना, यहाँ से एक सेल हम उठा के जिसमें ये पेराइटल सेल, जी सेल, सोमास्टेटिन सेल, ये सारे जो है ना ये इनको हम जूम करके फिर नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे कि इस लेवल पे सेलुलर लेवल पे हमारे साथ क्या होता है। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक टिश्यू ड्रॉ की हुई है और इस टिश्यू में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं। हमारे साथ म्यूकस सेल है, पेराइटल सेल है जो मैंने सबसे बड़ा बनाया है, जी सेल है, एंड सेल है। देखिए ये सेल मैंने इसलिए बड़ा बनाया है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन में पेराइटल सेल की बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये क्या करता है, ये हमारे साथ पेराइटल सेल की जो है ना वॉल पे हमारे साथ एक प्रोटॉन पम्प लगा होता है। ठीक है, प्रोटॉन पम्प क्या करता है, प्रोटॉन पम्प हाइड्रोजन आयन पेराइटल सेल से लेकर ल्यूमन ऑफ द स्टमक में रिलीज़ करता है और इनके बदले में पोटेशियम आयन जो है ना अंदर जाता है। देखो ये पोटेशियम आयन अंदर गया है, ये वाला। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि पोटेशियम आयन को वापस बाहर निकलना होगा, तो ये जब बाहर निकलता है तो अपने साथ Cl भी इनसाइड द ल्यूमन रिलीज़ करता है। जब Cl यहाँ आ जाए तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन आके यहाँ से इनके साथ मिलता है और हमारे साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है जो कि एसिड है। ये तो ये प्रोसेस हो गए। देखो ये प्रोसेस अगर आपको समझ आ गई तो ये पेप्टिक अल्सर आपकी के लिए बहुत इजी होगा एंड यकीन मानिए कि आप इनको नहीं भूलेंगे। इस प्रोसेस में हमारे साथ ECL जो कि एंटेरोक्रोमोफिन सेल है, इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये क्या करता है आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ जो है ना हिस्टामीन रिलीज़ करता है, हिस्टामीन रिलीज़ करता है। हिस्टामीन यहाँ आके यहाँ पे हमारे साथ एक रिसेप्टर है जिसको हम H2 रिसेप्टर बोलते हैं। ये इनके साथ बाइंड होके इन प्रोसेस को तेज़ करता है। जब ये इन प्रोसेस को तेज़ करता है तो हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ ये प्रोटॉन पंप जो है ये तेज़ काम करेगा। जब ये तेज़ काम करेगा हमारे साथ HCl ज़्यादा रिलीज़ होगा इनके। ओके, इसके बाद हमारे साथ जी सेल है जो कि रिलीज़ करता है गेस्ट्रिन। गेस्ट्रिन का अपना रिसेप्टर पेराइटल सेल पे भी है जो कि इन प्रोसेस को और तेज़ बनाता है, लेकिन गेस्ट्रिन की रिसेप्टर जो है ना वो ECL सेल पे भी बना हुआ है जिसे हम गेस्ट्रिन रिसेप्टर बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये इनको स्टिमुलेट करके और हिस्टामीन बनाता है और ये हिस्टामीन इस तरह आके ना यहाँ पे वो प्रोसेस दोबारा रिपीट कर जाता है, यहाँ पे बाइंड होता है और ये प्रोसेस इनकी स्पीड अप होती है। अच्छा, हमारे साथ नर्व सेल का भी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जो कि वेगस नर्व की सप्लाई यहाँ पे हो चुकी है जो कि पारासिम्पथेटिक नर्व है। तो ये हमारे साथ एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करता है। एसिटाइल कोलिन की जो रिसेप्टर है वो मस्करीनिक रिसेप्टर है, सॉरी। ये यहाँ पे बाइंड होके इन प्रोसेस को और तेज़ बनाता है और एट द एंड हमारे साथ क्या होता है, HCl ज़्यादा बनती है। अच्छा, इस एसिटाइल कोलिन की रिसेप्टर जो है ना वो ECL जो सेल है यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे बाइंड होके अगेन ये ज़्यादा हिस्टामीन रिलीज़ करता है और हिस्टामीन यहाँ पे बाइंड होके प्रोसेस को तेज़ बनाता है। इसके अलावा हमारे साथ एरिकिडोनिक एसिड है, ये आप देख सकते हैं एरिकिडोनिक एसिड जो कि हमारे साथ PG2 एंड PGI2 बनाता है।
ठीक है। ये यहाँ से होके यहाँ पे हमारे साथ पैराइटल सेल की वॉल पे प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर है, यहाँ पे बाइंड होके क्या करता है, ये देखो ये प्रोसेस हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जब इतना सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा तो स्टमक में ऑब्वियसली हमें क्या होगा, पेप्टिक अल्सर बनेगा। तो यहाँ पे ये एरिकोडोनिक एसिड जो है ना, ये PgE2 PgI2 में कन्वर्ट होके हमारे साथ बाइंड होता है प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर पे, जो कि पैराइटल सेल की वॉल पे बनी होती है। जब ये साथ बाइंड हो जाता है तो ये क्या करता है, ये सिर्फ ये एक प्रोसेस है कि इनको ये रोक के रखता है, इन प्रोसेस को कमज़ोर बनाता है। जब ये प्रोसेस यहाँ पे कमज़ोर हो जाता है तो यहाँ पे हमारे साथ क्या होगी, HCl की सिक्रीशन कम होगी। अब जो है ना, ये एरिकोडोनिक एसिड और क्या करता है, ये यहाँ पे आके हमारे साथ म्यूकस सेल के साथ जो है ना अटैच हो जाता है। यहाँ पर भी एक रिसेप्टर है। जब ये यहाँ पे अटैच हो जाता है तो ये क्या करता है, ये हमारे साथ मोर म्यूकस बनाता है एंड मोर बाइकार्बोनेट बनाता है, जो कि एट द एंड जो है ना ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो ये तो हमारे साथ इनका मैकेनिज़्म था। अब इनके अलावा और मतलब इस प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर के अलावा हमारे साथ और कौन सा मैकेनिज़्म है जिसमें ये प्रोसेस स्लो होता है या इनहिबिट होता है। तो हमारे साथ डी सेल है जो कि रिलीज़ करता है सोमेस्टेटिन। तो ये क्या करता है कि ये इन प्रोसेस को जो है ना कमज़ोर बनाता है एंड इन प्रोसेस को कमज़ोर बनाता है। जब ये कमज़ोर हो जाए, मतलब इनकी एक्टिवेशन कम करे, तो ये क्या होगा, ये प्रोसेस हमारे साथ जो है ना इन यहाँ से इनहिबिट होगा। जब यह ऐसे इनहिबिट होता है तो हमारे साथ HCl कम बनती है। अच्छा, ये तो हमारे साथ मैकेनिज़्म। हमने अब आपको प्रीवियसली हमने पढ़ा है कि हमारे साथ पेप्टिक अल्सर की कोज़ है जिसे हम NSAID बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अच्छा, ये ड्रग क्या करता है, ये ड्रग यहाँ पे आके ना, आप ज़रा ध्यान से देख लें, ये यहाँ पे आके यहाँ पे इस कोक्स एंजाइम को जो है ना, क्योंकि एक एरिकोडोनिक एसिड जो है ना जब इसमें कन्वर्ट होता है तो ये इस एंजाइम के ज़रिए होता है। अगर ये एंजाइम ना हो तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं होता। तो ये क्या करता है, ये हमारे साथ कोक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाए तो एरिकोडोनिक एसिड जो है ना वो PgE2 में एंड PgI2 में कन्वर्ट नहीं होगा। जब ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारे साथ ये आके जो है ना इस रिसेप्टर पे नहीं मिलेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर पे अटैच नहीं होगा। जब ये यहाँ पे अटैच नहीं होगा तो हमारे साथ क्या होगा, ये यहाँ पे जो है ना ये नेगेटिव इफ़ेक्ट ये यहाँ पे नहीं होगा। जब ये यहाँ पे नहीं होगा तो हमारे साथ क्या होगा, HCl ज़्यादा बनेगी। और इसी तरह अगर ये कोक्स एंजाइम हम इनहिबिट करें तो हमारे साथ म्यूकस सेल नहीं बनेगी। जब म्यूकस सेल नहीं बनेगी तो एट द एंड हमारे साथ HCl स्टमक में ज़्यादा होगा, जो कि पेप्टिक अल्सर की एक वजह है। ओके, ट्रीटमेंट में हमारे साथ एंटासिड्स है। एंटासिड मीन हमारे साथ ये वो ड्रग्स है जो कि HCl को न्यूट्रलाइज करता है। आप देख सकते हैं ये इनको न्यूट्रलाइज करता है, ये इन पे इफ़ेक्ट करता है, उनको न्यूट्रलाइज करता है। इसके बाद हमारे साथ प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है पेप्टिक अल्सर में। ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये यहाँ पे आते हैं, आप देख लें, और इन प्रोटॉन पम्प को इनहिबिट करता है, इनको रोकता है। जब ये इनको रोक लेगा तो जो है ना यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं होगा, जैसा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं होगा। जब यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं होगा, ये इनको इनहिबिट करता है इस पंप को, तो यहाँ पे हमारे साथ HCl नहीं बनेगी। इनके अलावा हमारे साथ H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है जिसे सिमेटिडिन एंड रिमेटिडिन भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे आके हमारे साथ जो ये रिसेप्टर है H2 इनको इनहिबिट करता है। जब ये इनको इनहिबिट करता है तो हिस्टामीन यहाँ पे बाइंड नहीं होगा। जब हिस्टामीन यहाँ पे बाइंड नहीं होगा तो हमारे साथ
एंड प्रोडक्ट जो कि HCl है वो नहीं बनेगी या कम बनेगी। Now we will discuss about etiology. Etiology mean causes. हमारे साथ वो कौन से causes हैं जो कि पेप्टिक अल्सर cause करती है। इसमें फर्स्ट वन है H. pylori which is also known as Helicobacter pylori। ये हमारे साथ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि पेप्टिक अल्सर की एक cause है। नेक्स्ट वन इज़ ए नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इंसेड, जिस तरह हमारे साथ एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सिन है, तो ये ड्रग्स हमारे साथ इंसेड हैं। ये किस तरह पेप्टिक अल्सर कॉज करती है ये हमने प्रीवियसली पढ़ा है। थर्ड वन इज़ हेरिडिटी, अगर आपकी फैमिली में पेप्टिक अल्सर रन करती है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पेरेंट्स को पेप्टिक अल्सर है तो ये भी हमारे साथ एक कॉज हो सकती है। एंड स्मोकिंग है। द लास्ट वन इज़ स्ट्रेस। अच्छा, हम नाउ वी विल टॉक अबाउट साइन एंड सिम्टम। सो व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ द पेप्टिक अल्सर। देखिए, इसमें हमारे साथ पेन होगा, एपिगैस्ट्रियम पेन, एंड इसकी नेचर जो है ना वो बर्निंग होगी। नोज़िया, वॉमिटिंग एंड एपिगैस्ट्रियम डिस्कम्फर्ट, हमारे साथ जो है ना जो एपिगैस्ट्रियम का रीजन है वहाँ पे हमें डिस्कम्फर्ट फील होगा। अच्छा, हार्ड वन है हेमाटोमेसिस है। हेमाटोमेसिस मीन ब्लड इन द वॉमिटिंग, तो ये हमारे हेमाटोमेसिस हमारे साथ फिर सेवियर केसेस में होती है। मिलीना है। मिलीना मीन ब्लड इन द बॉवल, एंड अनीमिया विच मीन रिड्यूस ब्लड सेल्स। अच्छा, और एग्जामिनेशन में मतलब जब डॉक्टर एग्जामिनेशन करता है तो तब वो उसकी फाइंडिंग क्या होगी, हमारे साथ एपिगैस्ट्रियम रीजन में टेंडरनेस होगी, ठीक है, एंड पेशेंट में लुक्स पेल, मतलब पेशेंट जो है ना वो हो सकता है कि वो एनेमिक हो। नाउ वी विल कम टुवर्ड्स कॉम्प्लिकेशंस। सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेप्टिक अल्सर। इसमें हमारे साथ फर्स्ट वन है हेमरेज। हेमरेज ऑकर्स 15 to 25% ऑफ पेशेंट, तो हमारे साथ 15 to 25% ऑफ पेशेंट्स में हेमरेज हो सकती है। और जब हेमरेज होती है तो ये हमारे साथ सेल्फ लिमिटेड होता है, मतलब ये ख़ुद ब खुद ही ठीक होता है अगर अल्सर्स और हेमरेज जो है ना वो माइनर हो। लेकिन सम टाइम इस तरह होता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो फिर सर्जन क्या करते हैं कि इन जो जिस ब्लड वेसल से ब्लीडिंग होती है तो उसकी लाइगेशन करता है, मतलब वो वेसल बंद करता है। इसके बाद हमारे साथ परफोरेशन है विच इज़ 2 to 3% इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, तो हमारे साथ परफोरेशन होती है 2 to 3% ऑफ पेशेंट में कि इसकी परफोरेशन पेरिटोनियल कैविटी में हो जाए। और वह पेनिट्रेशन है तो पेनिट्रेशन इसकी मोस्टली पेंक्रियाज की तरफ होती है। एंड पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन है जो हमारे साथ पाइलोरिक स्फिंक्टर है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि एडीमा एंड स्पाज़म वहाँ पे होती है। और ये एडीमा एंड स्पाज़म क्यों होती है? क्योंकि अल्सर्स की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो चुका होता है, तो दैट्स व्हाई इट ऑकर्स। हमारे साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन में क्या होगा, इसमें एटिपिकल गैस्ट्रोएसोफेजियल डिजीज़ जिसे GERD भी कहा जाता है, बाइलियरी ट्रैक्ट डिजीज़ हमारे साथ हो सकती है। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है। पेनक्रेटाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियाज। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है विच मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। इसोफेजियल रप्चर है, जो हमारा इसोफेगस है उसमें जब रप्चर हो तब भी पेन हमारे साथ होती है। एंड रप्चर अयोटिक एनोरिज्म है, जो अयोटा है उसमें एनोरिज्म आ जाए तब भी पेन होती है। एंड ऑब्वियसली एक्यूट MI विच मीन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन स्टैंड फॉर, ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की एब्रीवेशन है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हम जो प्रोसीजर ऑफ चॉइस है जो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, तो उसमें हमारे साथ जो है ना एंडोस्कोपी है। एंडोस्कोपी में क्या होता है कि एक डिवाइस को मुंह के ज़रिए, जिसके सर पे कैमरा लगा होता है, मुंह के ज़रिए जो है ना टूवर्ड्स स्टमक ले जाया जाता है, और उसके साथ स्क्रीन भी जो है ना वो अटैच होती है।
तो वो क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है वो हमें जो है ना स्क्रीन पे दिख रहा होता है। तो इसका फ़ायदा एक ये भी है कि उसके ज़रिए हम जो है ना बायोप्सी ले सकते हैं, ताकि उस टिश्यू से हमें पता चले कि ये जो अल्सर्स है ये जो है ना ये इन्फेक्शियस है या इनमें कोई मलिग्नेंसी है। इसके बाद हमारे साथ बेरियम मील है। इसमें इस प्रोसीजर में ये होता है कि एक लिक्विड जो है ना वो मरीज़ को दिया जाता है, जिसे मरीज़ swallow करता है, और फिर ये लिक्विड आके ना स्टमक एंड ड्यूडेनम में जो है ना वो स्टे करता है। तो फिर इस तरह होता है कि इसका एक्सरे निकाला जाता है थ्रू रेडियोलॉजिस्ट, एंड उसके ज़रिए फिर मालूम होता है कि अल्सर्स है कहाँ पे है और कितने हैं। एंड द लास्ट वन इज़ एच पाइलोरी टेस्ट। तो एच पाइलोरी में हम जो है ना बैक्टीरिया डिटेक्ट करते हैं जो कि होती है स्टूल से एंड ब्लड से।